का अरेंजमेंट है बच्चों, है ना। और जैसा आप जानते हो कि पोटेंशियोमीटर का दो यूज है, एक तो ईएमएफ का वैल्यू निकालते हैं या कंपेयर करते हैं बैटरी के सेल का, या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये थिक मेटालिक स्ट्रिप है, ये थिक है, मेटल का है, ये थिक मेटल है। चूंकि थिक मेटल है, एरिया ज्यादा होने से इसका रेसिस्टेंस 0 मान लेते हैं, एरिया ज्यादा होने से। ये जो सेल है स्टैंडर्ड सेल है जिसका ईएमएफ मालूम है, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R0, और ये सब 0 रेजिस्टेंस के वायर, मतलब 0 रेजिस्टेंस हुए क्योंकि थिक मेटल है, ये भी थिक मेटल है, ये आपका थिक मेटल है। ये स्ट्रेच्ड वायर है काफी लंबा, AB स्ट्रेच्ड वायर है AB, और ये एक्चुअल जो डायग्राम, एक्चुअल जो फोटोग्राफ होता है पोटेंशियोमीटर का, वो ये नहीं होता, ये मॉडिफाइड है, उसको सर्किट को रिड्रॉ करके किया गया है, उसका मॉडिफाइड है, ये एक्चुअल नहीं है, उसी का ये मॉडिफाइड है, उसका ये मॉडिफाइड है मेरे बच्चों, ठीक है। एक्चुअल डायग्राम भी दिखाएंगे, लेकिन यही ज्यादा प्रचलन में है, यूज में है। तो ये वो सेल है जिसका ईएमएफ निकालना है या कंपेयर करना है, उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये अपना गैल्वेनोमीटर है जो नल डिफ्लेक्शन डिटेक्ट करेगा, इंश्योर करेगा कि इसमें करंट ना हो, और ये जॉकी है, ये आपका जॉकी है। तो हम लोग प्रॉब्लम से ही शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम लिखिए, सपोज, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सपोज E0 इक्वल टू 20 वोल्ट, R0 इक्वल टू 2 ओम, RAB इक्वल्स टू 8 ओम, LAB इक्वल्स टू 5 मीटर, AB की लंबाई 5 मीटर है, LAB इक्वल्स टू 5 मीटर। अब आगे लिखो, इफ jockey is pressed at a distance, if jockey is pressed at a distance 2 meter from the end A, 2 meter from the end A, then galvanometer shows null deflection, then galvanometer shows null deflection। तब गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन देता है, नल डिफ्लेक्शन और 0 डिफ्लेक्शन। फाइंड द अननोन EMF E, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन EMF E। तो जो बैलेंसिंग लेंथ है एंड A से 2 मीटर पे जाके है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कर डालो, और करने के बाद सॉल्यूशन देखना। चलो करिए, सॉल्यूशन मत देखिए, चलिए करिए। और इस तरह से आप कर डाले, अब आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, गुड। तो इस सर्किट को बना लें। तो जब आप जॉकी प्रेस कर दिए यहां और आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिया, इसका मतलब सर्किट की इस हिस्से में कोई करंट नहीं आया, इसका मतलब इस सर्किट का करंट इसके अंदर ही रह गया, इधर करंट का बंटवारा नहीं हुआ। यदि इसमें करंट एग्जिस्ट करता तो गैल्वेनोमीटर कभी डिफ्लेक्शन नहीं देता, वॉट एवर बी द सेंस ऑफ करंट, चाहे लेफ्ट टू राइट हो चाहे राइट टू लेफ्ट हो, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसका यही मतलब है कि इन दिस पार्ट देयर इज नो करंट, तो इस पार्ट में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ओनली दिस मच करंट आर कंट्रीब्यूटिंग करंट, दिस मच सर्किट इज कंट्रीब्यूटिंग करंट या हैविंग करंट। इसका रिड्रॉ कर लें सर्किट। तो E0 है हमारा 20 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये सब 0 रेजिस्टेंस के वायर हैं, ये वायर AB है, और इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम।
अब क्या है, यदि इसका रेजिस्टेंस 8 ओम है तो ये दोनों करंट का इधर बंटवारा नहीं हुआ, तो जब करंट इधर आया ही नहीं तो इस नीचे से कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो मेन करंट आई निकाल लो। तो मेन करंट आई निकालोगे मेरे बच्चे तो 20/10 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर यदि है तो पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर ए बी निकालो। ए बी का रेसिस्टेंस दिया हुआ है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर ए बी? दैट इज आई ए बी इंटू आर ए बी। आई ए बी कितना निकाले हैं? 2 एम्पियर। आर ए बी कितना है? 8। तो 16 वोल्ट है। अब इसमें क्या है कि जब करंट का बंटवारा नहीं हुआ तो करंट ऐसे ही चला गया। तो इस रास्ते से ए से जे जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। ऊपर वाले बीच से यदि जाते हो ए से जे तो पोटेंशियल घटेगा इतना। तो ये डिस्टेंस हमको मालूम है तो पता चल जाएगा यहां से यहां जाने में कितना पोटेंशियल घट रहा है। प्रोवाइडेड आई नो दिस डिस्टेंस कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। अब जरा इधर से आ जाओ बच्चा। इधर से आओगे तो कोई पोटेंशियल में बदलाव नहीं होगा। पॉजिटिव से निगेटिव जाओगे तो पोटेंशियल जरूर घटेगा। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है, तो यहां ड्रॉप नहीं हुआ। तो यहां से इस रास्ते से जितना पोटेंशियल घटेगा इस रास्ते से भी उतना ही पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि जे का पोटेंशियल यूनिक होना चाहिए, दोनों रास्ते से सेम आना चाहिए। इसका मतलब यहां से यहां जाने में जितना पोटेंशियल में कमी हुआ ए टू जी इन द वायर, इस पार्ट से भी उतना ही पोटेंशियल में कमी होना चाहिए। तो यहां से यहां जाओगे तो पॉजिटिव से निगेटिव पे जाओगे, और पॉजिटिव से निगेटिव पे जाओगे तो जरूर पोटेंशियल घटेगा। इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो जितना पोटेंशियल यहां घटेगा वही यहां भी घटना चाहिए। इसका मतलब ये और ये बैटरी पैरेलल में हो गया, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। सो दिस डज नॉट कंज्यूम एनी वोल्टेज, दिस डज नॉट कंज्यूम एनी वोल्टेज। सो वॉट एवर द पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर ए जे विल बी इक्वल टू द EMF E। और यहां पोटेंशियल घटना चाहिए, मतलब इधर प्लस होना चाहिए बैटरी का, इधर माइनस होना चाहिए, तभी इसमें करंट 0 होगा। इसका मतलब हमारा कहते हैं पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल यदि वायर यूनिफॉर्म है, एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो है यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही जो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 16 अपॉन पोटेंशियल ड्रॉप बताओ 16 वोल्ट, लेंथ बताओ 5, 3.2 वोल्ट पर मीटर। बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर ए बी। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है। अब बताओ हमारा EMF जो होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर एजे के बराबर होगा। और एजे में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट 3.2, यह है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंसिंग लेंथ। तो ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ इज द पोटेंशियल ड्रॉप। तो यह है पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंसिंग लेंथ। कितना मीटर जाके पोटेंशियल ड्रॉप बराबर हो रहा है? 2 मीटर। Then this comes out to be 6.4 volt is the answer. So could you get the potential gradient? ये potential gradient जितना छोटा होगा आपका इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है। तब आप स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप का भी यदि बैलेंसिंग नहीं हुआ है तो गैल्वेनोमीटर में करंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। E नॉट इक्वल टू लिखो सेकेंड क्वेश्चन 20 वोल्ट, R नॉट इक्वल टू 2 ओम, R ए बी इक्वल टू 18 ओम, L ए बी इक्वल टू 5 मीटर। अब लिखो एज द जॉकी इज प्रेस्ड
at a distance 2 meter from the end A. Jockey is pressed at a distance 2 meter from the end A. Galvanometer shows null deflection. Galvanometer shows null deflection. Then find the unknown EMF E. Find the unknown EMF E. RAB का वैल्यू 18 ओम है. Find the unknown EMF E. करिएगा जरूर, तब सॉल्यूशन देखिएगा. खुद से कर डालिए, आप होशियार हैं, खुद से कर डालिए. हाँ, खुद से कर लीजिए. वेरी गुड. और खुद से करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा. बहुत अच्छा. तो मेरे बच्चे होशियार हैं, खुद से कर लिए, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं. बिना किए सॉल्यूशन मत देखना. तो इस बार जो करंट आ जाएगा 2 ओम और 18 ओम सीरीज में हो जाएंगे. इधर करंट का बंटवारा हुआ ही नहीं, तो करंट आ जाएगा आपका 8-20. तो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर. इसलिए VAB जो हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर AB, I 1 एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस ऑफ AB 18. तो 18 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है. ग्रेडियंट निकालो, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. तो 18/6 इज 3.6 वोल्ट पर मीटर. 3.6 वोल्ट पर मीटर. Now the EMF E will be the balancing length, potential gradient multiplied by the balancing length. 1 मीटर में इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो 2 मीटर में कितना होगा. तो इस पर आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों का 7.2 वोल्ट. 7.2 वोल्ट. समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लिखिए थर्ड. लिखिए थर्ड. E0 इक्वल टू 20 वोल्ट, R0 इक्वल टू 2 ओम, RAB इक्वल टू 18 ओम. ठीक है. LAB इक्वल टू 5 मीटर. LAB इक्वल टू 5 मीटर. If unknown EMF E equals to 10.8 volt, unknown EMF E equals to 10.8 volt, then find the distance from the point A where jockey should be pressed. Jockey should be pressed to have zero deflection. Jockey should be pressed to have zero deflection. पहले वीडियो रोक दीजिए बेटा और इसको कर डालिए, और करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा. इसको कर डालिए, करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा. मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं और इसको कर डाले, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं. तो फिर से करंट 1 एम्पियर आ जाएगा. तो ग्रेडियंट आ जाएगा VAB/L. तो VA 18 वोल्ट हो जाएगा. VAB लेंथ है आपका 5 मीटर, 3.6 वोल्ट पर मीटर. तो 3.6 वोल्ट पर मीटर इंटू बैलेंसिंग लेंथ बराबर 10.8. तो X इज कमिंग 3 मीटर. कर लिए हो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. E0 इक्वल टू 20 वोल्ट, R0 इक्वल टू 0. E0 इक्वल टू नेक्स्ट जो भी नंबर हो क्वेश्चन का डाल दो. ये 4th होगा शायद. E0 इक्वल टू 20 वोल्ट, R0 इक्वल टू 0. ठीक है. If jockey is pressed at a distance 4 meter from the end A, 4 meter from the end A, galvanometer shows null deflection. Galvanometer shows null deflection.
galvanometer shows null deflection. Then find the value of unknown EMF E. Find the value of unknown EMF E. इसमें R0 0 है, LAB है 5 मीटर, ये दिया हुआ है, and jockey is pressed at a distance 2 meter from the end A, so balancing length is 2 meter. Then find the unknown EMF E. So there is no internal resistance of this cell. Resistance of wire AB is also not given. Please do it. इसको कर डालिए, और अब कर डाले तो है क्या यहां, आप सोच रहे हो कि सर वायर AB का रेसिस्टेंस नहीं दिए, जरूरत नहीं है, हमको VAB चाहिए। तो है क्या, जब इसका रेसिस्टेंस ये 0 है इंटरनल रेसिस्टेंस, तो जो वोल्टेज यहां लगाओगे वही वायर AB के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। तो यहां पहले यदि इसका कुछ रेसिस्टेंस था तो जो डिस्चार्जिंग कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप था वो EMF से कम होता था, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी का डिस्चार्जिंग कंडीशन था, तो टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होता था। जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, सेल आइडियल होगा, तो ये वोल्टेज नहीं खाएगा। इसका मतलब जो भी E0 वोल्ट तुम लगाओगे AB के बराबर हो जाएगा। तो VAB जो होगा वो E0 के डायरेक्टली बराबर हो गया। इसका मतलब आई नो VAB इक्वल्स टू 20, देयरफॉर the potential gradient will be 20/5 4 volt per meter. Therefore, the unknown EMF is 4 volt per meter into the balancing length 2 is 8 volt. Is 8 volt. एक ऑब्जेक्टिव लिखो, R0 नॉट इक्वल टू 0, मतलब R0 का कुछ न कुछ वैल्यू है, R0 नॉन जीरो है, R0 का कुछ न कुछ वैल्यू है, ठीक है, R0 नॉन जीरो है। एंड देन इफ jockey is pressed at the midpoint of the wire AB, jockey is pressed at the midpoint of the wire AB, galvanometer shows null deflection. Galvanometer shows null deflection. Then the unknown EMF E is equal to, unknown EMF E is equal to पहला चॉइस लिखो, E इक्वल्स टू E0, E इक्वल्स टू E0/2, E इक्वल्स टू होगा लेस देन E0/2, E इज ग्रेटर देन E0/2। ये आपको करना है। करने के बाद ही टिक लगाइएगा। तो मेरे बच्चे होशियार हैं, इसको कर डाले, अब टिक लगा रहे हैं। तो है क्या कि जो हमारा E होगा वो VAB/2 होगा, VAB का आधा होगा, और हमारा VAB जो है वो लेस देन E0 है। ये VAB लेस देन E0 क्या है, क्यों है बच्चों? क्योंकि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ये भी वोल्टेज खाएगा। तो बैटरी का डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो EMF से कम होते हैं ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। कितना टर्मिनल वोल्टेज होते हैं? E0 - IR0 डिस्चार्जिंग में। तो ये ड्रॉप कम होगा
इसका मतलब हमारा VAB जो है लेस देन E0 है, इसलिए हमारा VAB/2 जो होगा वो लेस देन E0/2 होगा, और यही हमारा E है तो हमारा E जो होगा सो E0/2 से छोटा होगा। आइडियल बैटरी यदि रहता सीधे E E0/2 के बराबर होता। चूंकि ये बैटरी आइडियल नहीं है इसीलिए ऐसा हो रहा है कि हमारा E जो है लेस देन E0/2 है। इसमें देखो जब इसका करेक्ट अरेंजमेंट रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तब क्या होता है देखो, सपोज ये J है, जॉकी पॉइंट ये J है, ये वायर AB है, तो मान लो EMF E बराबर क्या ले लिए, 8 वोल्ट ले लिए। अभी प्रेस नहीं किए हैं, अब इसका कुछ वैल्यू है, अभी प्रेस नहीं किए हैं तो पूरा का पूरा करंट इसी में जा रहा है। तो मान लो ये 0 वोल्ट पे हो और ये 20 वोल्ट पे हो, अभी जॉकी प्रेस नहीं किए हो। अब जॉकी यदि प्रेस नहीं करते हो, यदि जॉकी प्रेस नहीं किए हो तो ये तो ओपन सर्किट है, ये सर्किट क्लोज हो गया, ये 0 वोल्ट पे है और इसको हमने 20 वोल्ट पे लिया, तो ऐसे जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो 20 से घट के 18 वोल्ट होगा, 18 से घट के 16 वोल्ट होगा, फिर 14 वोल्ट होगा, फिर 12 वोल्ट होगा, फिर 10 वोल्ट होगा, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा और फिर 0 हो जाएगा। लीनियर स्केल होगा, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल ड्रॉप घटेगा। ठीक है। अब यदि इधर से इधर आ जाओ तो ये 20 वोल्ट है, तो ये 20 से कितना कम हुआ बताओ, तो यहां का पोटेंशियल 20 से कितना कम है बताओ, 12 वोल्ट है। अब होगा क्या, ये 20 वोल्ट था, ये 8 वोल्ट का बैटरी है, यहां से यहां गए तो पोटेंशियल घट जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये 12 वोल्ट है। यदि यहां 18 वोल्ट पे प्रेस करते हो तो 18-12 वोल्ट में कितने का अंतर है बोलो, 6 वोल्ट का। उस 6 वोल्ट के कारण गैल्वेनोमीटर में करंट आ जाएगा कितना, J2 बोलो A हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में करंट हो जाएगा J2A, J2A, और डिफरेंस है 6 वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस, इतने वायर का हो जाएगा। जब आप आगे जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो ये 16 और 12 का अंतर बोलो 4 वोल्ट, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो करंट का सेंस तो होगा हायर टू लोअर, J2A इन द गैल्वेनोमीटर, लेकिन करंट कम होता जाएगा। कम होते होते जब 12 वोल्ट पे आओगे तो ये भी 12 वोल्ट पे है, तो आपको नल पॉइंट यही मिल जाएगा N। सो N ही जो है आपका नल पॉइंट है, दिस N इज द नल पॉइंट, यहीं पे आपको नल पॉइंट मिलेगा, 0 डिफ्लेक्शन। इसके बाद जो ही आप आगे जाओगे तो आगे जाओगे तो यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहां का 12 वोल्ट, तो करंट का सेंस बदल के क्या हो जाएगा, A to J, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन घटते घटते 0 होगा, 0 होने के बाद उसका सेंस उलट जाएगा, उल्टे सेंस में चल डिफ्लेक्ट करेगा, और अब करंट का सेंस हो जाएगा 12 से 10, मतलब A to J। आगे ले जाएंगे तो ये डिफरेंस और बड़ा होता जाएगा, 8 और 12 का अंतर हो जाएगा 4, 6 और 12 का अंतर हो जाएगा 6 वोल्ट। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यदि करेक्ट अरेंजमेंट है, करेक्ट यदि अरेंजमेंट है तो क्या होगा, जो ही जॉकी को
एन पे नल पॉइंट मिलेगा, तो ए से एन ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन घटेगा विथ करंट इन द सेंस फ्रॉम जे टू ए, और जो ही एन से बी ले जाएंगे तो फिर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा और करंट का सेंस हो जाएगा जे टू ए, सॉरी करंट का सेंस हो जाएगा ए टू जे, ये हायर हो जाएगा। तो लिखो, इफ द अरेंजमेंट इज करेक्ट देन null point is obtained when jock is pressed at the point n. Null point is obtained when jock is pressed at the point n. At the point n. Now, if jock is shifted from A to N, jock is shifted from A to N, from A to N, then deflection in the galvanometer decreases. Deflection in the galvanometer decreases for the sense of current from J to A in the galvanometer. For the sense of current J to A in the galvanometer, J to A in the galvanometer. At N we get the null point, zero deflection. At the point N we get the null point, that is zero deflection. Now if the jockey is further shifted towards the point B, jockey is further shifted towards the point B, deflection of the galvanometer increases for the sense of current, in the galvanometer, increases for the sense of current in the galvanometer. लिखो A to J, ये 12 वोल्ट हायर होगा, बाकी लोअर होगा, A to J, ठीक है। To have null point, the potential drop in the wire AB, must be greater than the unknown EMF E, ठीक है। अदरवाइज नल पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, आगे बढ़ाते जाओगे मिलेगा ही नहीं, नल पॉइंट इज नॉट ऑब्टेन्ड, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, शुड बी स्मॉल फॉर बेटर सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द वायर शुड बी स्मॉल for better sensitivity of the instrument, तो ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जितना ही छोटा होगा इंस्ट्रूमेंट उतना ही बेहतर कहलाएगा, मोर सेंसिटिव कहलाएगा। अब ये स्टैंडर्ड केस है कि दोनों सेल का पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, उधर से आ जाओ तो नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए। कोई इस तरह से गलती कर दे, मान लो कि 12 वोल्ट ऐसे जोड़ दे, यहां इंटरनल रेजिस्टेंस ले ले, और ये कितने 8 वोल्ट का था, उसका पोलैरिटी उलट के जोड़ दे मान लो। तब मान लीजिए जॉकी प्रेस नहीं किए हैं, फिर से ये डायग्राम मैंने बनाया, इसका उल्टा कर दिए, इसके प्लस को इसके माइनस के साथ जोड़ दिए। तो अब इधर से आ जाओ, अभी प्रेस नहीं किए हैं, तो 20 में से 8 और जोड़ो, कितना होगा 28 वोल्ट। अब जॉकी को कहीं भी प्रेस करोगे तो 28 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब यदि इसमें आप आगे बढ़ाते जाओगे तो ये डिफरेंस कम होता जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग लगातार बढ़ता ही जाएगा,
लगातार बढ़ता ही जाएगा और करंट का सेंस होगा A to J। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि E नॉट और E का लाइक पोलैरिटी शुड बी कनेक्टेड टुगेदर। अनलाइक पोलैरिटी कर दोगे तो जब आप A to B ले जाओगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लगातार बढ़ेगा, और यदि डिफ्लेक्शन लगातार बढ़ रहा है कहीं, इसका मतलब आप अरेंजमेंट में गलती कर चुके हैं क्या कि अनलाइक पोल्स हैज बीन कनेक्टेड टुगेदर। इसका पोलैरिटी आपने उलट के जोड़ दिया है। ठीक है, तो लिखो like polarity of E naught and E should be connected together. E naught and E should be connected together. Should be connected together. If the polarity of cell of EMF E is reversed, क्या लिखा है? Like polarity should be connected is reversed, then as the jockey is moved from A to B, deflection in the galvanometer continuously increases. Deflection in the galvanometer continuously increases. Continuously increases. Continuously बढ़ जाता है, and null point is not obtained. Null point is not obtained. कभी कभी इस तरह एक्सपेरिमेंट किया और आपका डिफ्लेक्शन लगातार बढ़ ही रहा है, घटने के बजाय। यूजुअली क्या होता है, घटता है और फिर बढ़ता है, घटता है फिर उल्टे सेंस में बढ़ता है, और लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब आपने क्या किया कि अनलाइक पोलैरिटी को आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, सो लाइक पोलैरिटी ऑफ दिस E नॉट एंड E शुड बी कनेक्टेड टुगेदर। कौन पोलैरिटी? प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ जोड़ना चाहिए। यदि आप प्लस को माइनस के साथ जोड़ते होगे तो आप ढूंढते रह जाओगे, गैल्वेनोमीटर हमेशा डिफ्लेक्शन दे देगा। ठीक है, नल पॉइंट नहीं मिलेगा, नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड केस पढ़ते हैं। ठीक है, जो आप टेक्स्ट बुक में हमने क्वेश्चंस कर लिया। टेक्स्ट बुक में करते हो एक कंपेरिजन ऑफ EMF E1 by E2 बराबर L1 by L2, और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। उस पे आते हैं बच्चों। लिखो यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। जो ट्रेडिशनली हम लोग पढ़ते हैं वो पहले पढ़ें। पहले हमने कॉन्सेप्ट डेवलप करा दिया है, अब इसको यूज करते हैं। लिखो यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहले लिखो कंपेरिजन ऑफ EMF of the cell, कंपेरिजन ऑफ EMF of the cell। कुछ E1 by E2 बराबर L1 by L2 पढ़ते होगे, उसी को डिराइव करेंगे। तो लिखो कंपेरिजन ऑफ EMF of the cell। तो ये जो डायग्राम है मॉडिफाइड डायग्राम है ये। ठीक है, ये एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं है। अब ये एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं है, ये थिक मेटल है, इसका जीरो रेसिस्टेंस है। जूम करेंगे, ये सब थिक मेटल है, तो ये सब जीरो रेसिस्टेंस है। ये थिक मेटल है, तो इलेक्ट्रिकली ए और सी के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ये सब थिक मेटल है, जीरो रेसिस्टेंस के हैं। ये स्टैंडर्ड सेल है जिसका EMF मालूम है E नॉट, रेसिस्टेंस है इंटरनल सेल का R नॉट, और ये स्विच है यदि आप सर्किट को वर्किंग नहीं रखना चाहते। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट यदि आप नहीं कर रहे हैं तो इसको ओपन रखते हैं जिससे कि ये सेल डिस्चार्ज ना हो। ये स्ट्रेस्ड वायर AB है, काफी लेंथ होता है बड़ा इसका, है ना। तो ये स्ट्रेस्ड वायर AB है। लेट अस से कि लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू कैपिटल L। ठीक है, अब ये दो सेल हैं जिनका EMF कंपेयर करना है, E1 और E2, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2। ये स्विचेज हैं K1 K2। क्लोज करेंगे तो सर्किट वर्किंग हो जाएगा। और ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा यूज करते हैं लोग इसी को, लेकिन ये एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं है उस अरेंजमेंट का जो हम लोग लैब में यूज करते हैं। तो लैब का जो एक्चुअल फोटोग्राफ है वो मैं बना रहा हूं। ठीक है, मैंने बीच में ही रोक दिया जिससे आपको सब थोड़ा समझ में आए। तो ये जो वायर AB है वो टुकड़ों टुकड़ों में रहता है,
क्योंकि इतना ज्यादा लेंथ रहता है कि लेबोरेटरी के विड्थ में वो एकोमोडेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे ये कॉपर का स्ट्रिप यहां रहेगा, तो ये वायर हो गया हमारा, फिर यहां मेटल का थिक मेटल रहेगा, फिर ये वायर हो गया एबी का पार्ट, फिर यहां थिक मेटल होगा, फिर इस तरह से फोल्डेड रहता है कई टर्न्स में। तो ये जो ए था ये बी हो गया। अब इसी ए बी के बीच में हमारा ये जो ए बी है वही सी डी है, ए बी है, जो ए बी है वही सी डी है, उसी के बीच में हमारा सेल ऑफ ईएमएफ ई नॉट जुड़ा हुआ है। और यही इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट है। इसमें रिहस्टेट वगैरह भी यूज करते हैं, मान लीजिए हमने नहीं दिखाया है। ये की है, ये की के है। अब इस बैटरी को दिखाएंगे तो ए को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ऐसे रहता है ये, E1। कभी कभी 2A की यूज करते हैं, हम आसान की यूज किए हैं। E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, जैसे उसका R1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये हो गया। इसमें की रहेगा K1 एंड देन देयर विल बी की K2 और इससे गैल्वेनोमीटर होगा। उस गैल्वेनोमीटर से एंड ए से ऐसे जॉकी रहेगा, प्रेस करेंगे तो सो दिस इज द एक्चुअल फोटोग्राफ। इसी को मॉडिफाई कर दिए हैं, वायर ए बी को एक ही जगह सीधा दिखा दिए हैं। सो दिस इज द मॉडिफाइड डायग्राम। अब कंपैरिजन ऑफ, पहला यूज लिखे हो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, ठीक है ना। देख लेते भाई ऑन भी किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो मेरे बच्चों लिखो फर्स्ट की के इज क्लोज्ड सच दैट, यहां की के को क्लोज किए, ये की के, यहां ये की है, के इज क्लोज सच दैट सर्किट बिकम्स वर्किंग, सर्किट बिकम्स वर्किंग, सर्किट वर्किंग हो जाए। नाउ की K2 इज केप्ट ओपन, now key K2 is kept open and K1 is closed, and K1 is closed, K1 is closed. Then as the jockey is pressed at a distance L1 from the end A, galvanometer shows null deflection, galvanometer shows null deflection। तो जरा देखो मेरे बच्चे, K2 is kept open, तो K2 को ओपन कर लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब केवल इतना ही सर्किट इफेक्टिव है, K1 को क्लोज कर दिए, तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप इस ईएमएफ E1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हो गए। और R1 में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मेरे बच्चे बताओ R1 में पोटेंशियल ड्रॉप क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा तो इसका मतलब इस पार्ट से कोई करंट पास नहीं किया, इसलिए हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है वायर ए बी में, तो VAB बाय L, उसमें L1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमका EMF E1 आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। करंट इधर से नहीं गया, तो ये ड्रॉप और E1 बराबर होंगे। अब लिखो नो की K1 इज केप्ट ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड, की K2 is closed, then balancing length from the end A is L2, end A is L2। तो देखो अब ये ओपन हो गया, तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है
अब बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगा, इसका मतलब इधर से करंट नहीं आया, तो इधर से करंट नहीं आया तो ये सर्किट वही रह गया जो पहले था। इसका मतलब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो चेंज नहीं किया। तो हमारा जो E2 होगा ग्रेडियंट वही रहा, तो VAB बाय L इंटू L2 डिवाइड कर दें तो जो आपका चिर परिचित फॉर्मूला है क्या, E1 बाय E2 बराबर बोलिए L1 बाय L2 आ गया फॉर्मूला। समझ में आया? पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। लिखो, टू सेल्स A and B are used to compare their EMF in the arrangement of potentiometer. In the arrangement of potentiometer, then in the arrangement of potentiometer, then the balancing length are respectively 300 centimeter and 400 centimeter. Find the ratio of their EMF. Find the ratio of their EMF. Ratio of their EMF, that is EA by EB equals to, आंसर निकालो क्या हो जाएगा, L1 by L2। तो ये तो तुरंत हो गया हम लोगों से, तो डिवाइड करोगे तो आंसर हो गया 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, two cells A and B, two cells A and B having EMF EA and EB, ब्रैकेट में लिखो EA ग्रेटर देन EB, EA ग्रेटर देन EB are connected in series, and then it is used in the arrangement of potentiometer, to compare its EMF, when the two cells have polarity in the same sense, balancing length is 400 centimeter. When the two cells have the sense of EMF when the two cells have EMF in the same sense, then the balancing length is 400 centimeter. Now, the polarity of the cell B is reversed. Then the balancing length becomes 300 centimeter. Find EA by EB. वीडियो रोक के कर डालो तब सॉल्यूशन देखना। फाइंड EA by EB, वीडियो रोक के कर डालो फिर सॉल्यूशन देखना बेटा, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो बच्चे होशियार हैं, कर डाले। तो पहले जो हमारा होगा वो इफेक्टिवली EA प्लस EB होगा, और दूसरे बार इफेक्टिवली यदि इक्विवेलेंट EMF निकालोगे तो EA माइनस EB होगा। तो पहली बार EA प्लस EB होगा, दूसरी बार EA माइनस EB होगा, और ये रेशियो होगा 400/300, तो 4/3। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 3EA प्लस 3EB इक्वल्स 4EA माइनस 4EB। EB को उधर ले आओ तो 7EB इक्वल्स टू EA, इसलिए EA बाई EB बताओ 7:1 आंसर हो गया। ठीक है,
7:1। इसके बाद थोड़ा थ्योरी करेंगे। लिखो, कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो मैंने डायग्राम फिर से बनाया। ये एक्चुअल अरेंजमेंट है। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और ये स्विच है के डैश। इस फोटोग्राफ में ऐसे ही रहेगा। क्या निकाले, क्या लिखे? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। यही स्मॉल आर का वैल्यू चाहिए। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और ये के डैश है। के डैश है। मैंने फिर से बनाया, तुम फिर से बना लो। तुम फिर से बना लो। बना लिया? वीडियो रोक के बना लो। यूज लिखे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब लिखो, फर्स्ट की के डैश इज केप्ट ओपन। की के डैश इज केप्ट ओपन, then the balancing length from the end A is L1. Balancing length from the end A is L1. K dash ओपन है, तो जब K dash ओपन होगा तो जो बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगा, तो ये ड्रॉप और ये ईएमएफ दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि ऊपर से कोई करंट पास नहीं किया। इसका मतलब हमारा जो ईएमएफ ई होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द वायर ए बी इंटू L1 के बराबर हो जाएगा। L इज द लेंथ ऑफ वायर ए बी। नाउ की के डैश इज क्लोज्ड सच दैट सेल इज शंटेड बाय नोन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। Now, key K dash is closed such that cell is shunted by unknown resistance K dash. Unknown resistance is shunted by unknown resistance. Sorry, is shunted by known resistance capital R. Known resistance capital R. Then the balancing length from the end A is L2. अब देखो बच्चे, ये के डैश क्लोज हो गया, लेकिन गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा जब नल पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब इस पार्ट से कोई करंट पास नहीं किया, लेकिन ये सर्किट अपने आप में क्लोज हो गया। तो यहां बैटरी से करंट आई निकलेगा, तो वही करंट यहां आई होगा। इसमें कोई करंट नहीं गया एट द टाइम ऑफ रीडिंग, मीन्स व्हेन नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। तो जब जिस इंस्टेंट पे नल पॉइंट मिला है, जिस कंडीशन में नल पॉइंट मिला है, उस कंडीशन में यहां से कोई करंट पास नहीं किया, तो करंट इसी में रह गया। तो यहां आई है, तो यहां भी आई ही होगा, थोड़ा पहले भी आई ही होगा, थोड़ा पहले भी आई ही होगा, थोड़ा पहले भी आई ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका करंट इसी में रह गया। अब इसका करंट इसी में रह गया, तो इसी में सर्किट में घूम जाओ, तो घूम जाओगे तो टोटल ईएमएफ कितना पाओगे? ई। टोटल रेसिस्टेंस कितना पाओगे? आर प्लस आर। तो आई इक्वल्स हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। अब ये ड्रॉप जो होगा, ये ड्रॉप कितना होगा? दैट ड्रॉप विल बी, इक्वेशन फर्स्ट है,
दैट ड्रॉप विल बी, मे आई राइट इट, यही लिखूं, यहां लिखता हूं VAB अपॉन L इंटू L2, क्योंकि जब आप रीडिंग ले रहे हो तो इधर से करंट आया ही नहीं, तो VAB वही रह गया, तो ग्रेडियंट वही रह गया, तो VAB अपॉन L इंटू L2। अब ये जो होगा वो इस ड्रॉप के बराबर होगा, तो करंट, ये ड्रॉप किसके बराबर होगा, E माइनस IR, या E माइनस IR नहीं करना चाहते हो डिस्चार्जिंग कंडीशन, तो केवल क्या करो, I इंटू आर कर लो, सब बराबर होंगे, चाहे E माइनस IR करो, चाहे I इंटू कैपिटल R करो, ठीक है, ये सब जो है उसी के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा समझे, बात समझ में आई, क्योंकि ये ड्रॉप बराबर ये ड्रॉप होगा, तो इसका ड्रॉप ना लेकर के E माइनस, कोई E माइनस IR करो ना, इसी के बराबर आएगा। इसका ड्रॉप ना लेकर के यदि हम इसका ड्रॉप ले लें, इसका माइनस इसलिए क्योंकि डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग कंडीशन है बैटरी का, तो ये ड्रॉप बराबर ये ड्रॉप होगा, तो हम इसी को यूज कर लें, आसान होगा। मन नहीं मानता है तो करके देख लो, E इंटू IR, तो I का वैल्यू है R प्लस R इंटू R इंटू कैपिटल R, इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा E अपॉन R प्लस R, ये स्मॉल r है, सॉल्व करो, इंटू आ जाएगा कैपिटल R, करके देखो। इसका मतलब ये चीज जो अपना है, ये हो जाएगा आपका इस ड्रॉप के बराबर, देन दैट विल बी I इंटू कैपिटल R, तो I है हमारा R प्लस R इंटू कैपिटल R। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो स्मॉल r का फॉर्मूला आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R, यही फॉर्मूला आता है, करके देख लो। और इसको याद रखना होता है, इसको याद रखना होता है बच्चे, दोनों को सॉल्व कर लो डिवाइड करके। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। इन द अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, इन द गिवन सर्किट, यही सर्किट ले लो, व्हेन कैपिटल R इक्वल टू इन्फिनिटी, कैपिटल R इक्वल टू इन्फिनिटी, कैपिटल R इन्फिनिटी का मतलब है कि ये ओपन है, मतलब इसका शंटिंग नहीं किए हैं, इसका मतलब L1 है, देन द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द एंड A इज 4 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ, ओपन सर्किट का रेसिस्टेंस इनफिनाइट होता है, ठीक है, इसका मतलब सर्किट ओपन है, ये रोल में नहीं है। बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द एंड A इज 400 सेंटीमीटर, व्हेन कैपिटल R इक्वल्स टू 6 ohm, then balancing length is 300 centimeter. Find the internal resistance of the cell. Find the internal resistance of the cell. खुद से कर डालो, खुद से कर डालो। तो स्मॉल r इक्वल्स होगा L1 माइनस L2, तो ये 100 हो जाएगा, अपॉन L2 300 होगा, इंटू कैपिटल R 6, सो दिस इज 2 ohm. This is 2 ohm. ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो मेरे प्यारे बच्चों।
12 volt, 3 ohm. Six ohm. लिखो, when switch K dash is open, then balancing length from the end A is 400 centimeter. 400 centimeter. Now switch K dash is closed. Switch K dash is closed. Then the balancing length is 300 centimeter. Find the unknown EMF E. K dash is, then balancing length is 300 centimeter. Then find the unknown EMF E. खुद से कर डालो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना. वीडियो रोक दो. तो मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक दिए हैं, अब अपने से कर रहे हैं. अब खुद कर डाले हैं. तो जब खुद कर डाले तो पहले 12 वोल्ट था, तो हमारा E1 पहले था 12 और L1 था 400. और जब इसको भी क्लोज कर दोगे तो ये E इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो E इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, तब दोनों के बदला एक सिंगल हो जाएगा. E इक्विवेलेंट हो जाएगा दोनों के बदला, और ये 6 का 2 हो जाएगा. तो E इक्विवेलेंट जो भी होगा, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? जो भी होगा वो ये L2 हो जाएगा. कितना है बताओ? 300. तो इसे इक्विवेलेंट EMF निकाल लेंगे. तो E1 बाई E इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/3. ये 12 बाई E इक्विवेलेंट बराबर 4/3. तो E इक्विवेलेंट बताओ? 9 हो जाएगा. 9 वोल्ट. ठीक है. इसके इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला लो. ये 9 वोल्ट से निकाले हो ना, 3/4 हो जाएगा. छत्तीस में 4 से भागा देंगे 9 हो जाएगा. अब इसका इक्विवेलेंट EMF निकालो. तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट 6 का 2 बराबर E1 बाई R1. तो 12/3 4 प्लस E बाय बोलो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 6. अब E इक्विवेलेंट यहां पुट करो तो जगह 9/2 इक्वल्स टू 4 प्लस E बाय 6. अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करो तो E बाय 6 इक्वल्स टू 9/2 माइनस 4 इज 0.5. सो E इक्वल्स टू हो जाएगा 3 वोल्ट. जरा चेक कर लेते हैं. 72 प्लस 9 अपॉन 9.
तो 81 हो गया अपॉन 9 हो गया। ठीक है कि ये हो, इसका मतलब व्हाट द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ 3 वोल्ट, ये आंसर हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, आए हुए क्वेश्चंस कर डालो तो सुखी रहोगे। अच्छा, जब आप इसको इक्विवेलेंट निकाले थे तो इसके बदले एक सिंगल बैटरी हो गया था, ऐसे ये ई इक्विवेलेंट हो गया था और उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया था। तो दोनों मिला के एक सिंगल सेल का ईएमएफ हो गया था और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया था। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट पोटेंशियोमीटर रहा।